हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंफॉर्मेशन दें, आपको इंस्पायर करें। और इसके साथ ही हमारी कोशिश यही होती है कि आपको नए नए इनोवेशंस के बारे में बताएं, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड जिस तरह से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, उससे यह साफ है कि भारत के जो इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़े लक्ष्य हैं, याद रखिए बड़े लक्ष्यों की बात मैं कर रहा हूं, उन बड़े लक्ष्यों को अगर हासिल करना है तो स्टार्टअप वर्ल्ड का इसमें योगदान बहुत अहम होना चाहिए। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से बार बार दोहरा चुके हैं। और शायद स्टार्टअप की दुनिया के जो दिग्गज हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए लगातार भारत जिस तरह से पूरी दुनिया में स्टार्टअप वर्ल्ड में अपनी धाक जमा रहा है, उसकी हर दिन चर्चा होती है, अखबारों में सुर्खियां बनती हैं और हम उन पर चर्चा भी करते हैं। जी हाँ, आज स्टार्टअप वर्ल्ड में हम स्टार्टअप के दो खास दिग्गजों से बातचीत करेंगे। जो पहली चर्चा हम करने वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं एक जो सबसे स्पेशल चीज़ मैंने नोटिस की कि आमतौर पर भी कोई भी स्टार्टअप जब कोई सोल्यूशन देता है, किसी समस्या का समाधान आपके सामने रखता है, तो उसमें शायद बिजनेस पोर्शन बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये स्टार्टअप किस तरह से भारत के जो इंफ्रा के लक्ष्य हैं उसमें बड़ा योगदान दे रहा है। सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम योगदान दे रहा है। जी हां, और जब कोई स्टार्टअप इस तरह से समाज की तरक्की में, देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान देता है तो उसकी चर्चा बहुत लाजमी हो जाती है। और आज स्टार्टअप वर्ल्ड में, स्टार्टअप मंत्र में हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको स्वागत करते हुए। दीपक राय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दीपक राय जी एमडी और सीईओ हैं बूटेस से। और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ एक बिजनेस है, एक स्टार्टअप है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, समाज को कुछ देने की भी कोशिश की जा रही, एक बड़ा बदलाव, एक फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दीपक जी, स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। एक ऐसे वक्त में हम बात कर रहे हैं जब बजट अभी अभी पेश हुआ है और उस पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। लेकिन जरा मुझे बताइए कि बूटेस का ख्याल कहां से आया, क्या सोच थी, क्या वो चीजें थी जो आपको बेचैन कर रही थी भारत के इंफ्रा और भारत के विकास में, जिसके जरिए आपने इसकी पूरी संरचना रची? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा फॉर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। हमारे देश में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम सब फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, हम सब कंप्लेंट करते हैं कि ये नहीं है, बाहर ये है। तो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस इंडिया के बाहर रहा, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में क्यों नहीं है। तो ये थॉट वहाँ से आया। तो दुनिया के टॉप कंपनीज़ में मैंने कंसल्टिंग प्रोवाइड की और मुझे लगा कि अब अपने देश जाके हमें इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। तो बूटेस का जन्म हुआ है इस देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। जो भी हम योगदान कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ना ओनली इंडिया में, हम यूएस में भी काम कर रहे हैं, हम यूएस में, यूरोप में भी काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहे हैं और हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। सो बूटेस में 3 विशेषताएं हैं जिनका हमने ध्यान रखा है। पहला है, जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं वो बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसका 2 रीज़न है। हम डेवलप हो रहे हैं, अभी हम डेवलपिंग नेशन में हैं। तो जैसे कि हमें राष्ट्रीय ध्वज में है 24 टीले बने हुए हैं कि ये देश 24 घंटे प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर है। तो हम भी बूटेस में 24/7 काम कर रहे हैं। इससे कि काफ़ी गवर्नमेंट और हम सबका इंफ्रा का जो कॉस्ट है वो कम आती है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट्स डिले होने से गवर्नमेंट के 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ। सो फास्ट कंस्ट्रक्शन करने से एक तो वो हम काफ़ी फंड सेव कर रहे हैं। दूसरा, जो हम बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वो हम मिनिमम 100 ईयर्स की प्लानिंग करके बनाते हैं। वाह!
क्योंकि आज आप जो इंफ्रा देखते हो उसमें प्रॉब्लम्स आने का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो माइंडसेट है। हम बहुत 30 साल 35 साल से ज़्यादा की प्लानिंग ही नहीं करते। तो जब हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें समस्याएं होंगी। तो हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मिनिमम 100 ईयर्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं। सो सक्सेसफुली हमने इंडिया में जैसे एशियाज फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन हमने झांसी में किया। छोटे सिटियों में करने का है कि ये मॉडल हर जगह हो सकता है। बिल्कुल, और उस पे भी मैं जी आऊंगा। और जी वाकई जी सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि आखिर किस तरह से आप प्लान बना रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताइए, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत अलग तरह की सोच है कि जहां आजकल शायद फास्ट मनी और बहुत सारी चीज़ों की ओर लोग ध्यान दे रहे हैं, वहां पे हमारी लाइफस्टाइल भी वही है, 2 मिनट नूडल और इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है। लेकिन उन सब के दौर में एक कहते हैं ना कि आज आज जब आप पुरानी इमारतों को देखते हैं, वो पुरानी इमारतें आज भी खड़ी हैं। शायद उन इमारतों की बुनियाद इतनी मजबूत रही। वही काम आज बूटेस कर रहा है कि ठीक है, हम जो छलांग लगा के जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे थोड़ा एक कदम पीछे चलेंगे, लेकिन ढंग की चीज देंगे। मुझे बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने डेवलप किए हैं और किन किन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी अगर मैं स्टार्ट करूं तो झांसी में हमने एक लाइब्रेरी बनाई है जिससे समाज में कितना बड़ा चेंज आया। वो प्रोजेक्ट 12 महीने का था, हमने उसको 90 दिन में डिलीवर किया। और वो एशिया का फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन है एंड इट्स ए वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। अरे वाह। हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय भी किया है। हमने कुरुक्षेत्र में गीता म्यूज़ियम किया है जो वर्ल्ड का फर्स्ट नेट जीरो म्यूज़ियम है। हम पंचकुला में हैबिटेट सेंटर बना रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। हम झांसी में एग्जीबिशन सेंटर बना रहे हैं। सो ये प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए हुए हैं। बहुत अच्छे। और इस पूरी चर्चा में बार बार जो नेट ज़ीरो वर्ड आ रहा है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी उनको स्ट्राइक कर रहा होगा। ये नेट ज़ीरो कॉन्सेप्ट है क्या? 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। जो हमारा देश है वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमिटेड है। तो उसमें 2070 तक इंडिया को नेट जीरो नेशन होना है। हम एज ए नेट जीरो कंपनी हम जीरो कार्बन इमिशंस ऑपरेटेड बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो कि वर्ल्ड में इंटीग्रेटेड फॉर्म में शायद ही कोई कंपनी कर रही होगी। सो वी आर डिलीवरिंग दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर मैं सामान्य भाषा में आपको बोलूं कि नेट जीरो बिल्डिंग्स क्या हैं, तो आप ऐसे समझिए ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें जितनी बिजली की खपत है बिल्डिंग्स खुद बिजली जनरेट कर रही है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद पूरी दुनिया जिस चिंता से जूझ रही है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि स्टार्टअप ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं ना कि शायद ट्रेडिशनल बिजनेसेस में वो सब पॉसिबल नहीं था। सर, चूंकि बिजनेस चैनल है, बिना जी 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 नंबर गेम के बात होगी नहीं, जी बिना जी इकोनॉमिक्स के बात होगी नहीं। तो ज़रा बताएं ये आपके पूरे कारोबार का इकोनॉमिक्स किस तरह का है, किस तरह से इसको आगे आप ग्रोथ के आउटलुक के अगर फ्रंट पे देखें तो लेकर जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत स्पेसिफिकली आप काम कर रहे हैं और आप बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहे हैं, तो कॉस्टिंग भी बहुत मायने रखती है। पहले मैं कॉस्टिंग से ही आपको बताता हूँ। ये सिर्फ माइंडसेट है कि सस्टेनेबल और नेट जीरो बिल्डिंग्स जो हैं वो महंगी होती हैं। ये आपने एक ब्रिटिश कहावत सुनी, वो मुझे भी लगा। हाँ हाँ, एक ब्रिटिश कहावत आपने सुनी होगी कि हम पेनीज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और पॉइंट्स उड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सस्ता होता है, बट ये लॉन्ग टर्म्स में, क्योंकि हम प्लान ही शॉर्ट टर्म्स में करते हैं इसलिए हमें वो महंगा लगता है। ओके। सो ये कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें तो ये ज़्यादा सस्ते होते हैं। आज से 30 साल बाद अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, उस बिल्डिंग की कॉस्ट आज की कॉस्ट से कम 6 से 7 गुना होगी उस समय, राइट। अगर हम बिल्डिंग्स 100 ईयर्स के लिए बनाएं तो बहुत सस्ती है वो बिल्डिंग्स जो आपको 100 ईयर्स सर्व करेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता है, ये महंगा नहीं है। और ये पुरानी कहावत भी है कि भाई सस्ता रोए बार बार। जी 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 जी। चलिए सर, अब ज़रा हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स के काम की बात करते हैं। किस तरह के जॉब के मौके हैं, या मेरे ख्याल से जब आप R&D करते होंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से और क्या डायमेंशन खुल सकते हैं?
आज पूरी दुनिया को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। हम एज ए इंडियन यंग नेशन हम पूरे दुनिया को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बूटस कर रहा है। बूटस सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा, बूटस अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहा। और जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो नई कंपनियां हैं, मैं तो यह सलाह दूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म्स विजन के साथ सस्टेनेबिलिटी में बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, अगर आप क्विक प्रॉफिट्स शॉर्ट टर्म्स करना चाहते हैं देन यू हैव टू थिंक। बिल्कुल। चलिए अब बजट पे भी आते हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए एक ही ऐलान हुआ, लेकिन वो मेरे ख्याल से कैसे देख रहे हैं आप लोग? अब किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं स्टार्टअप कम्युनिटी में इस बजट को लेकर, या आपको कोई रिकमेंडेशन है कि और सुधार हो सकता है? जी, बजट बहुत अच्छा है और ये प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए सोच को बनाया गया है। तो मुझे तो लगता है स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए अच्छा है। इसमें काफ़ी, अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म पे काफ़ी फंड्स एलोकेट हुए हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत बजट फ्रेंडली है, जो कंपनियों को बेनिफिट हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं, समझ लीजिए कि मुझे कल के कल मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, मतलब अच्छा खासा तजुर्बा बिल्कुल आपको है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करूं मैं, कहाँ ध्यान दूं, फंडिंग की स्थिति क्या है, फंडिंग का कैलकुलेशन कैसे बिठाना चाहिए, कितना अपना पैसा डालना चाहिए, कितना फंडिंग से जुगाड़ करना चाहिए, जरा इस बारे में बताएं। मैं तो आपसे कहूँगा, अगर आपको एक स्टार्टअप डालना है तो पहले तो आप ये सोचें कि जो सर्विस या प्रोडक्ट आप देना चाह रहे हैं उससे कितने लोगों को सोसाइटी में बेनिफिट होगा। आप उस समय बेनिफिट्स, प्रॉफिट, फंडिंग ये मत सोचें। पहले तो आप सोचें कि वो सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट लाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस सोसाइटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है तो गारंटेड बाकी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और नहीं मिले तो आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपको दिला दूंगा। चलिए ये अच्छा हुआ, जी ऑन एयर है, ऑन जी रिकॉर्ड है। जी जी। एक सर बड़ी आमतौर पे यंग एंटरप्रेन्योर्स हमसे पूछते भी हैं कि जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो अ, कितना ज़्यादा किसी बिजनेसमैन को परेशान करती हैं किसी भी स्टार्टअप को आगे ले जाने पे, और वो चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों से लड़ा कैसे जाए? देखिए, ये सिर्फ सोचने का नज़रिया है। जिन चीज़ों को आप चुनौतियां मान रहे हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी देखें। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है आज जो करंट में सरकारें हैं या जो हमारे नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, उनने भी दुनिया देखी है और सबका एक ही विज़न है कि हमारा देश बहुत आगे आए। तो सिर्फ पॉलिसी बनाने से तो देश आगे नहीं आएगा। हम एक हर एक जो भी हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम सब प्रोग्रेसिव सोच के साथ और सॉल्यूशंस पे काम करें तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जैसे मैं बूटेस का अगर देखूं तो वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट 600-800 टाइम्स पर ईयर। मुझे नहीं लगता दुनिया में इस तरीके से भी कंपनियां ग्रोथ कर सकती। तो मेरा सोचने का थोड़ा सा अलग है इस बारे में। चलिए, तो चैलेंज को एक अवसर की तरह देखिए, और कहा भी जाता है कि शायद वो हर्डल्स जो हैं वो और ज़्यादा आपको परिपक्व बनाते हैं, और ज़्यादा आपके तजुर्बे में इजाफा करते हैं। दीपक सर, मुझे ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। वो शुरुआती दौर में तो आपने बताया कि आपने विदेशों में अलग अलग क्षेत्र में काम किया, कहाँ से हैं आप, शुरुआती दौर में क्या बनना चाहते थे, और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, अगर संक्षेप में आप बता पाएं। बिल्कुल। मैं वैसे, मेरा बर्थ प्लेस झांसी है। अरे वाह। झांसी के पास एक गांव है बरुआ सागर, तो वो मेरा बर्थ प्लेस है। इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री ली हुई है। उसके बाद मैं बाहर रहा काफ़ी। फिर जब मैं इंडिया आया तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, बट जो आइडिया हमें थे तो हमें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिला। हमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, हमें जो भी करना है द बेस्ट करना है, और द बेस्ट अपने देश में नहीं दुनिया में द बेस्ट करना है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला ब्यूरोक्रेट्स का भी, और हमने सक्सेसफुल डिलीवर किए। नाउ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सो एशियाज़ फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन हमें नाम पे है, वर्ल्ड की फर्स्ट नेट जीरो बिल्डिंग्स लाइब्रेरी हमें नाम पे है, म्यूज़ियम हमें नाम पे है, और
अभी आप देखिएगा 1-2 साल में काफ़ी और प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको। दीपक जी, चर्चा चल रही है और चूंकि हम भविष्य की ग्रोथ स्टोरी की भी बात कर रहे हैं, ज़रा बताइए कि फ्यूचर को लेकर किस तरह की सोच आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी आप अहेड ऑफ टाइम हैं, आप एक ऐसी सॉल्यूशंस की ओर काम कर रहे हैं जो शायद अपने आप में गेम चेंजर है। इस दिशा में नया एक्सटेंशन क्या है? अब हम जो बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं, हमने नेट जीरो बिल्डिंग्स तो बना दी, अब हम ऑफ ग्रिड नेट जीरो बनाने वाले हैं। मतलब हम जो बिल्डिंग्स बनाएंगे उनमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, ना बिजली का पानी का कनेक्शन होगा और ना सीवर का कनेक्शन होगा। तो ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें ना बिजली का कनेक्शन है, ना पानी का है, ना सीवर का है, और ये बिल्डिंग्स आपको मैं 5 महीने बाद विजिट कराऊंगा गुड़गांव जैसे शहर में। वाह! और मतलब मैं खुद हैरान हूं, और शायद कहते हैं ना कि थोड़े सरप्राइजेस रहने चाहिए। प्रेशर कुकर समझते हैं जी ना, जी समय पे सीटी बजे तो मज़ा आता है। तो शायद वो सरप्राइज हम रखेंगे और जब विजिट करेंगे आपके प्लांट पे तब उसको और समझने की कोशिश करेंगे। क्या फ़ायदे हैं इसके? मतलब एक मोटा-मोटी आम व्यक्ति को समझ में आ रहा बिल्कुल। है। इसको इसका लॉन्ग टर्म गेन कितना है? मैं आपको बताता हूँ, एक अगर हमने ऑफ ग्रिड बिल्डिंग बना दी, जैसे जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, अगर इसमें बिजली का कनेक्शन बाहर से नहीं है, इसका मतलब आपको बिजली का बिल पे नहीं करना। ये बिल्डिंग जितना कंज्यूम करेगी उतना ही जनरेट करेगी। हम अब कोल्ड स्टोरेज नेट जीरो बनाने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड में पहली बार होगा। कोल्ड स्टोरेज नेट जीरो से क्या होगा, अभी जो प्रॉब्लम है फार्मर किसान भाइयों की, बिकॉज वो लंबे समय तक फसल को, जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनको स्टोर नहीं कर पाते, तो उनको मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिलते, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज का इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। हम जो कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं इसे नेट जीरो कोल्ड स्टोरेज, उसमें बिजली का बिल जीरो रहेगा। तो फार्मर्स लंबे समय तक कम कॉस्ट में अपने फसल को रख पाएगा। क्या होता है, जब पैदावार सब जगह से आती तो मार्केट में रेट्स कम होते हैं। अगर वो कोल्ड स्टोर में रहेगा तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते और हमें फार्मर्स को फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होगा। चूँकि हम एक ऐसी कंपनी, हम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D भी है। आपने शायद ही सुना होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी R&D कर रही, बट हम करते हैं, बिकॉज हमें पता है ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी हमें ही निकालने हैं। हम डाटा सेंटर भी नेट जीरो बनाने वाले हैं, बिकॉज डाटा सेंटर आज तक वर्ल्ड में किसी ने नेट जीरो नहीं बनाया। तो जो हम कर रहे हैं वो इंडिया में पहला नहीं है, वो दुनिया में भी पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि वाकई इस तरह से आपकी और आपकी टीम प्रगति पथ पे आगे बढ़े, और जिस तरह से आपका कारोबार है और जिस तरह से सबसे अच्छी बात की झांसी से ही है, झांसी को ही एक तरह से सौगात दी है। ये अपने आप में शायद किसी भी कारोबारी बिल्कुल के जी, लिए बिल्कुल। अपनी मिट्टी को कुछ देना और उसके ज़रिए पहचान बनाना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा लगा सर जी, आपसे थैंक यू। बातचीत करते हुए, और उम्मीद यही करते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। हमसे जुड़ने का, स्टार्टअप मंत्र में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे दीपक राय साहब, और जाहिर सी बात है कि आपने इनकी बातों से समझा होगा कि क्यों एक सोच ही सिर्फ मायने नहीं रखती। स्टार्टअप आइडिया होता है, लेकिन उस आइडिया का विजन ही नहीं, आपको उसे बहुत हर दिन जीना पड़ेगा। आपको उसके बारे में बेहतरीन रिसर्च करनी पड़ेगी, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आइडिया फेल भी होता है तो भी डटे रहना पड़ेगा। ये मत समझिए कि रातों रात सक्सेस मिलती है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन भारत में फिलहाल स्टार्टअप के लिए माहौल अच्छा है, सुविधाएं बेहतर हैं और बहुत सारी पॉलिसीज आसान हुई हैं, तो शायद इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता।